जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आराधन बैच में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं, बेसिकली हमारी प्रयास ये है कि यूपीएससी के अ, जितने भी टेस्ट मतलब जितने भी तरह की परीक्षाएं होती हैं, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ की हो गई, तो उसमें जितने भी अच्छे पीवाईक्यू हैं उसको शामिल किए जाएं, ताकि एक समझ बन पाए यूपीएससी के माइंडसेट के ऊपर, एक आपकी व्यापक समझ तैयार हो पाए। तो आज हम लोग का सीएपीएफ से हम लोग प्रश्न लेकर के आए हैं, और भी कई सारे हैं इसमें, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, है ना। जैसे पहला प्रश्न देखिए, होता क्या है कि आप किसी भी कोचिंग के कितने भी अच्छे टेस्ट लगा लें, यूपीएससी की जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, यूनिकनेस। और उस यूनिकनेस को तोड़ने का एक सबसे अच्छा उसके हिसाब से एप्टीट्यूड डेवलपमेंट का एक सबसे अच्छा प्रयास ये है कि आप कितना पीवाईक्यू कैसे आप प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से किसे संगीत ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? चार ऑप्शन है: ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, नाइक गोपाल और बरनावा के शेख बाहुद्दीन। ठीक है, बात करें अगर हम ध्रुपद की, तो कमेंट इसका करिएगा आप लोग, क्या इसका सही उत्तर है। बात करें अगर हम ध्रुपद की, तो ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। ठीक है, बेसिकली ये ध्रुव और पद, ध्रुपद नाम से ये बनता है। ध्रुव और पद, ध्रुव मतलब स्थितिक, ठीक है। बेसिकली ध्रुव का मतलब होता है कि अटल, अचल, जो स्थायी हो, और पद का मतलब होता है सहोक्तियां। ठीक है, यानी कि स्थायी या अचल या अटल सहोक्तियां, साहित्योक्तियां, एक तरह से आप उनको बोल सकते हैं। तो ऐसे अगर इसको समझा जाए, ध्रुव ध्रुवपद मतलब एक स्थायी या अटल साहित्य उक्तियां, जिसमें गीतिका मतलब स्वर, शब्द, ये सब मिल करके एक ध्वनि के साथ गाया जाए, तो ये ध्रुपद हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें तो कविता के छंद रूप और उसे गाने की शैली, ध्रुपद से दोनों का हम लोग को आइडिया मिलता है कि कविता का छंद रूप क्या है, उसको गाने की शैली क्या है। इसको सामान्यतः जो है वीर रस, धार्मिक प्रवृत्ति के काव्य, इन सब में प्रयोग किया जाता है। कई कई जगह ध्रुपद राजाओं की प्रशंसा में भी गाए गए हैं। अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम ध्रुपद का उल्लेख आपको आईने अकबरी में मिलता है। ध्रुपद का सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है, अकबर के जो नवरत्न रहते हैं, तानसेन, ठीक है, उनके वो, ठीक है, बैजू बावरा, ये लोग ध्रुपद का प्रयोग करते हैं। और राजा मान सिंह तोमर भी ध्रुपद गाने के मतलब शौकीन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक तरह से देखें तो ध्रुपद एक प्राचीन और गंभीर गायन शैली है ना। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए, सारंगदेव। ठीक है, 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के समय में हुई। लेकिन अ, अमूमन विद्वानों का जो साहित्यकार हैं, बेसिकली इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का लोकप्रिय बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो रचना कब हुई, तो 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव के समय। और प्रवर्तन और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो राजा मानसिंह तोमर को जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, ध्रुपद के चार भाग होते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। तो हो सकता है इस पर प्रश्न पूछ दे कि ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर तीन चार तरह की स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही। ठीक है, तो ध्रुपद गायक जो होता है, बेसिकली जो प्राचीन समय में ध्रुपद गाना अपने आप में बहुत ही कठिन टास्क था। प्राय इसको मतलब पुरुषों के लिए ही, पुरुषों को ही मतलब पुरुष ही इसको गाते थे। ठीक है, तो ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्रुपद को मर्दाना गायकी बोलते हैं। होता क्या है ना कि ध्रुपद जब आप गाएंगे तो फेफड़ों पर और गले में, ये कंठ पे बहुत ज्यादा आपको जोर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर। जब आपको टेर लेनी है, जब आपको तान लेनी है, तो लंबा आपको आलाप लेने में, लंबा आपको मतलब बहुत ही परिश्रम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्रुपद गाय को कलावंत भी बोलते थे। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आपको प्रश्न बन सकता है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा पहले का ए, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर इसको लोकप्रिय बनाने का बहुत ज्यादा योगदान दिया। 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के समय से इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला है, 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं थी टिक करना है। और ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़िए, जो सही उसको सही करिए, जो गलत उसको गलत करिए, फिर देखिए नहीं थी या
थी, क्या पूछ रहा है, ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि कला का सृजन खुले बाजारों के लिए किया जा रहा था, कलाकार और शिल्पी पृथक पहचाने जाने लगे थे, तैल चित्रण की तकनीक का विकास हुआ था, अभिजात्य कला और लोक कला के बीच विभेद व्यापक हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग की बात करूं यानी कि 1801 के आसपास, तो यूरोपीय जो वाणिज्यिक कंपनियां थी वो भारत आई, यूरोप के कलाकार भी भारत आए, और इन कलाकारों के द्वारा अपनाई गई जो विषय वस्तु थी, जो तकनीकें थी, वो भारतीय चित्रकारों ने भी अपनाना आरंभ किया। यूरोपीय कलाकारों के कारण ही भारतीय चित्रकला में जो रियलिज्म है, यथार्थवाद है, ठीक है, और तैल चित्रण, इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा। तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, देसी रियासतों का उन्मूलन किया। उसके फलस्वरूप जो कलाकार देसी रियासतों में पलते थे वो क्या किए, शहरों की ओर रुख किए और अपनी एक पृथक पहचान बनाई। ठीक है, तो कला का सृजन खुले बाजारों के लिए होना आरंभ हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा राजा रवि वर्मा और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे कलाकार अस्तित्व में आए, है ना, और कलाकार और शिल्पकार पृथक रूप से पहचाने जाने लगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जब बाजारीकरण हुआ, ठीक है, इन चित्रकारों ने, जो राजा रवि वर्मा थे और रवीन्द्रनाथ टैगोर थे, बाजार की मांग के अनुसार न केवल कलाकृतियों को तैयार किया बल्कि परंपरागत जो कला शैलियां थी उसमें भी आवश्यकता अनुसार संशोधन किया। आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाऊंगा भारत माता का चित्रण या कई सारे और मूर्तियां, मतलब पेंटिंग्स, ठीक है, भारत माता का, भगवान राम का, मतलब ऐसे राजा रवि वर्मा ने और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कई सारे ऐसे चित्रों का निर्माण किया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि लोक कलाएं और अभिजात्य कला के बीच समन्वय हुआ। ये लोग राजघरानों से आते थे, अभिजात्य वर्ग से रिलेटेड थे, लोक कलाओं के बीच और इनके बीच समन्वय हुआ, न कि विभेद व्यापक हुआ। तो सही विशेषता नहीं थी, यही गलत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा सोच के करने वाला था। ठीक है, तैल चित्रण का विकास हुआ, ये सारी चीजें हुई। अच्छा, 19वीं सदी के मध्य तक आप देखेंगे कि लाहौर में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में प्रमुख कला विद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, जो कि भारतीय शिल्प, अकादमिक और प्रगतिवादी कला को बढ़ावा देने के साथ साथ यूरोपीय कला से भी सामंजस्य बिठाते हैं। ठीक है, तो जब भारत माता का चित्रण होता है तो यूरोपीय इनपुट भी उसमें रहता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति, कृष्ण का कालियामर्दन, गांधार का बोधिसत्व मैत्रेय और चोलों का कांस्य नटराज। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा प्रश्न है, इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदू देवी देवताओं में जो तीन प्रमुख देवता हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, उनमें शिव बहुत ज्यादा फेमस देवता और नृत्य के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। शिव जी का बेसिकली नटराज स्वरूप, ठीक है, नटराज। तो जो नटराज है वो नटराज मतलब कांसे का नटराज अंकन, ठीक है, ये चोलों के काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। चोलों का कांस्य नटराज, जैसे आप ये मूर्ति देख पाएंगे, कांस्य नटराज। इस मूर्ति पे कभी हम लोग और विस्तार में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो द किंग ऑफ डांस बेसिकली चोल मूर्ति कला का एक, नटराज की मूर्ति को बोला जाता है, जो कांस्य नटराज की मूर्ति है। ये चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान शिव को कांसे की, मतलब शिव का जो अंकन है वो कांसे की नटराज मूर्ति के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, और नटराज बेसिकली यहाँ पे इस नटराज को क्या बताया गया है, कॉस्मिक डांसर के तौर पे, ब्रह्मांडीय नर्तक के तौर पे दिखाया गया। देखिए चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, ठीक है, हाथ से भी ज्वाला निकल रही है ना, त्रिभंगासन है। इस पे हम लोग विस्तार से एक दिन चर्चा करेंगे नटराज मूर्ति पे। तो कहने का कुल मतलब क्या, द किंग ऑफ डांस किसका चित्र है, तो चोलों की कांस्य नटराज मूर्ति का चित्रण माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रारंभिक मालवा चित्रकला शैली सिराजी शैली से प्रभावित है। सिराजी शैली की बात कर रहा है, जबकि प्रारंभिक मुगल चित्रकला शुरू में बेहजाज शैली का अनुसरण किया गया था। दूसरा है, भारत में बेहजाज शैली के प्रमुख प्रवर्तक सैयद अली और अब्दुस समद थे। मध्यकाल में जब चित्रकला की शैलियों का विकास होता है तो फारसी चित्रकला, इसके समग्रता में फारसी चित्रकला के नाम से संबोधित किया जाता है। फारसी चित्रकला में तैमूर पूर्वी, तैमूरी, तुर्कमान सिराजी और सफाविद शामिल रहते हैं। ठीक है, जो तैमूर पूर्वी रहता है या तैमूरी रहता है, इनका प्रभाव अत्यंत सीमित रहता है। बेसिकली भारतीय चित्रकला में ये सब उतने ज्यादा नहीं दिखते हैं। ये आपको पाकिस्तान के तरफ, अफगानिस्तान के तरफ तैमूर पूर्व और तैमूर वहां पे दिखेगा, है ना।
तो प्रारंभिक मालवा जो चित्रकला शैली थी वो सिराजी शैली से प्रभावित थी, और मुगल चित्रकला में बेहजाद शैली का, बेसिकली बेहजाद बाबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ठीक है। बेहजाद शैली, तो प्रारंभिक मुगल चित्रकला बेहजाद शैली का अनुसरण होता है। बेहजाद जो है बाबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। आप ऐसे समझिए कि जब बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद जब थोड़ा सा स्थायित्व पाता है, तो बेहजाद ने थोड़ा मोड़ा जो बाबर के शासनकाल में जो 4-5 साल में जो बाबर का था, बेहजाद एक प्रमुख चित्रकार के तौर पर रहता है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम जब हुमायूं यहाँ से भागता है निर्वासन में, अफगानिस्तान में जब उसका निर्वासन होता है, तो वहां पे मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है असली में, है ना। और वहां पे फारस में उसकी मुलाकात मीर सैयद से, भारत में जब लौटते समय उसकी मीर सैयद अली और अब्दुल समद से उसकी मुलाकात होती है, और मुगल चित्रकला का अच्छे से स्टार्टिंग होता है। तो बेहजाद शैली के प्रमुख प्रवर्तक, चूंकि ये बेहजाद के ही चेले रहते हैं, तो बेहजाद शैली के ही को ही ये आगे बढ़ाते हैं, है ना। यानी कि बेहजाद के ही शिष्य रहते हैं बेसिकली, अब्दुल समद और ख्वाजा मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। तो बेहजाद शैली के प्रमुख प्रवर्तक के तौर पे माने जाते हैं। अकबर के शासनकाल में जो चित्रकला है वो थोड़ी सी और फलती फूलती है। अगर मैं बात करूं मुगल चित्रकला की, तो अकबर के शासनकाल में ये और थोड़ी सी फलती फूलती है। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद आदि आपको अकबर के समय के चित्रकार मिलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अकबर का जब चित्रकारी का दौर चलता है, अकबर के शासनकाल में, महाकाव्यों पे, कथाओं में रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य ये सब भी शामिल हो जाते हैं। आपने सुना होगा तूतीनामा, तो अकबर द्वारा शुरू की गई थी प्रारंभिक पेंटिंग परियोजना में से एक थी तूतीनामा, ठीक है। 52 भागों में विभाजित तूतीनामा थी। फिर दसवंत ने रमजानामा बनाया था, है ना। तो बेसिकली स्क्रॉल पेंटिंग या भित्ति चित्रकारी का आरंभ अकबर के समय में माना जाता है। तो एक फैक्ट आपके पास है अकबर, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद करना है कि बेहजाद शैली का जो आरंभ होता है, ठीक है, वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो कि हुमायूं के शासनकाल में भारत में रहते हैं, इनके द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अकबर का शासनकाल शुरू होता है, उसमें दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली ये सब भी आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है अकबर के समय में। जहांगीर का जो काल होता है वो चित्रकारी में चरमोत्कर्ष का होता है, ठीक है। जहांगीर के समय दौलत, मनोहर, विशनदास, मंसूर, अब्दुल हसन, पता नहीं कौन कौन उसमें चित्रकार रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है स्वयं चित्रकला में जहांगीर भी बहुत बड़ा पारखी रहता है, ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि एक ही चित्रकारी में कितने तरीके से जो है कितने कारीगरों ने काम किया है, जहांगीर इसकी भी पहचान रखता था। मंसूर उस समय का प्रमुख चित्रकार रहता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स से आपको सही विकल्प हो जाएगा। ये दोनों विकल्प बेसिकली सही हैं, और सही इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रारंभिक मालवा जो चित्रकला शैली है वो सिराजी शैली से प्रभावित थी, है ना। और दूसरा है बेसिकली तुर्कमान सिराजी शैली, खिलजी के शासनकाल में स्टार्टिंग होता है, और मुगलों के अधीन जो है वो आपको बेहजाद शैली का देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सिराजी शैली क्या बोलते हैं खिलजी के शासनकाल में, और बेहजाद शैली का प्रवर्तन जो है बेहजाद बाबर के थे, तो उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता ने निम्नलिखित में से किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की थी? अवनीनाथ टैगोर की भारत माता, राजा रवि वर्मा कृत अर्जुन और सुभद्रा, अवनीनाथ टैगोर कृत लंका में कैद सीता इन कैप्टिविटी इन लंका, नंदलाल बोस कृत सती। सही विकल्प बताइए क्या होगा, ठीक है। तो मैं चित्र दिखा देता हूं। ये राजा रवि वर्मा का भारत माता का चित्रण है, ठीक है। सिंदूर लगाए हुए, पीछे एक आभा मंडल है, ठीक है। हाथ में सफेद वस्त्र है, फिर एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, इस हाथ में कृषि का सामान है, इस हाथ में वेद पुराण पढ़ाई की पुस्तक है, ठीक है। साड़ी पहने हुए हैं और पद कमल पे विराजमान है, ठीक है। तो भारत माता का है। फिर ये दूसरा जो चित्र है ये आपको दिखेगा अर्जुन और सुभद्रा का, ठीक है। अर्जुन और सुभद्रा का ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था, ठीक है। बेसिकली ऑयल पेंटिंग है ये। तीसरा है ये लंका में कैद सीता का चित्रण, ठीक है। तो लंका में कैद सीता कैसी है। और चौथा है नंदलाल बोस कृत सती का चित्रण, ठीक है। तो बेसिकली अवनीनाथ टैगोर की जो प्रतिष्ठित कलाकृति थी भारत माता, ये सिस्टर निवेदिता से उनको प्रेरणा मिलती है। और इस पेंटिंग के बारे में बोला जाता है
कि ये तस्वीर जो है भारत की पहली महान कृति है। ठीक है, सिस्टर निवेदिता को जो बना करके इसको दिखाया गया, तो इस वाले पेंटिंग को, जो भारत माता का पेंटिंग है, इसको उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने बोला कि भारतीय कला की पहली महान कृति है। ठीक है, भारतीय मतलब भारत की पहली महान कृति इनको बताया गया। मतलब उनके हिसाब से ऐसा था कि ये ऐसी आज तक कभी बनी ही नहीं। ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता ने इसी को माना था। सही विकल्प हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता। ठीक है, सारा इसलिए दिखा दो, थोड़ा सा एक बार दिमाग में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एलिफेंटा द्वीप के बारे में। एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? पहला, यह एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहां पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया था। दूसरा, इसमें एक विशाल गुफा है। तीसरा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए सुविख्यात है। तीसरा, यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो एलिफेंटा द्वीप है इसका नामकरण पुर्तगालियों ने किया था, न कि ब्रिटिश ने, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिकली एलिफेंटा जो द्वीप है मुंबई के पास, एलिफेंटा जो एलिफेंटा गुफाएं हैं मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पे ही अवस्थित है, मुंबई से थोड़ा सा दूर है। आप सर्च करेंगे एलिफेंटा द्वीप तो आ जाएगा, जरूर सर्च करके देखिएगा लोकेशन, हो सकता है लोकेशन देख दे, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी, ऐसे करके लोकेशन देख सकता है, पूर्व से पश्चिम, तो लोकेशन जरूर देखिएगा। विशाल हाथीनुमा संरचना है, ब्रिटिश द्वारा नाम नहीं दिया गया था, पुर्तगालियों द्वारा नाम दिया गया था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, पुर्तगाली। ठीक है, दूसरा विशाल गुफा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की भव्य नक्काशी नहीं बेसिकली दिखती है। शुरुआत में इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है और फिर बाद में शैव धर्म का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो ये गलत है। और पाशुपत संप्रदाय या पंथ से संबंधित नहीं है। बेसिकली इसमें कुछ कुछ रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाए हुए चित्र भी दिखते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, बौद्ध वाला दिखता ही है ना, तो इसमें कई सारे आपको मिलेंगे। तो ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि शिव जी की यहाँ पे थोड़ी सी मूर्तियां दिखती हैं गुफा वास्तुकला में, है ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में अगर हम बात करें तो 5वीं शताब्दी के मध्य से 6वीं शताब्दी के आसपास मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप, इसको धारापुरी द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, मूल रूप से एक बौद्ध स्थल था, जिस पर बाद में शैव धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो बौद्ध भी मिलता है, शैव भी मिलता है, और रावण का यहाँ पे रावण क्या बोलते हैं, रावण के द्वारा उठाया गया कैलाश पर्वत, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है। और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, यानी कि 5 हिंदू गुफाएं हैं और 2 यहाँ पे बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एलिफेंटा के बारे में। तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित नहीं है, शैव संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, शैव सही विकल्प हो जाएगा, विशाल गुफा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, स्तूप बेसिकली एक समाधान टीले हैं। ठीक है, और पारंपरिक रूप से मृतकों के अवशेष और राख इसमें रखी जाती है। ठीक है, बौद्धों के पूर्व भी स्तूप मिलते हैं, लेकिन स्तूपों को बौद्धों ने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृतियों के भंडार थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित थे। देखिए, ये प्रश्न आपको कैसे पता चलेगा? 2 चीजें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इसमें दे रहा है। एक तो दे रहा है ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, दूसरा दे रहा है ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित थे। अगर व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित होंगे तो ग्रामीण इलाकों में नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड हैं तो ग्रामीण इलाके नहीं रह गए। ठीक है, और डेवलप्ड नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक सही नहीं होगा। पूछा है सही नहीं, यानी कि गलत है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्तूप की, तो स्तूप आमतौर पर समय मतलब ऐसे समझिए कि दूर रहते थे। स्तूप जो है वो क्या बोलते हैं, मुख्य नगरों से दूर बनाए जाते थे। ठीक है, स्तूप एक गोले टीले की संरचना होती है और बौद्ध अवशेष इसमें रखे जाते हैं। बेसिकली प्रार्थना स्थल भी होता है। जैसे आप सांची का स्तूप देखेंगे तो सांची का स्तूप भोपाल से लगभग 76 किलोमीटर दूर है, और सांची नगर में एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो अमूमन ये ग्रामीण इलाकों में स्थित होते थे, तो व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित होंगे, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, गलत यही वाला है, ये वाला सही है। ठीक है, ये स्तूप की संरचना आपको मिलेगी, ये तोरण द्वार मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्तूप के तो ये आपको तोरण द्वार मिलेगा। ठीक है, अंग्रेज इसको उठा उठा के अपने यहाँ ले भी गए थे। ये छत्र है। ठीक है, ये हर्मिका है, यहाँ पे ये अंड इसको बोलेंगे, अंड हर्मिका छत्र, उसके ऊपर छत्र है। ठीक है, ये उसका प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ से चढ़ा जाता है, यहाँ से भी चढ़ा जाता है, प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ को आपको देखना तो ऐसे देख सकते हैं, इसके चारों ओर बेसिकली चारों ओर ये आप घूम सकते हैं यहाँ से, और ये है, ये इसके चारों ओर ऐसे घुमा जा सकता है, ये तोरण द्वार है। ठीक है, और ये जो जो जिस पे घूमते हैं उसको वेदिका बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ की वेदिका है। तो बेसिकली स्तूप मूल रूप से सावधान टीले हैं, और इनको अगर मैं बात करूं प्रचलन में लाने की तो अशोक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अशोक के पूर्व भी स्तूप मिलते हैं, है ना, अशोक के पूर्व भी स्तूप आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इसको देखिए कैसे लगाया जाएगा। ये बोला मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता है? ठीक है, बेसिकली विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष क्या है? एक मंदिर है। हजारारामा क्या है? मंदिर है। लोटस महल क्या है? महल है। मानवमी डिब्बा क्या होगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे इसको सही करेंगे? सीधे सीधे ऐसे सोचिए, लोटस महल महल है, हजारारामा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, मानवमी डिब्बा क्या बेसिकली मंच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार चित्र। देखिए ये महानवमी डिब्बा आपको दिखेगा, यहाँ पे ये मंचन होता था धार्मिक आयोजनों का। बेसिकली विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए जो चबूतरे का निर्माण कराया जाता था उसको महानवमी डिब्बा बोला जाता था। एक चौक संरचना होती है, चार ओर से ऐसे 1 2 3 ऐसे, मतलब चार ओर से बनी हुई है। यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, ये चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। तो एक चौक संरचना है, और हम्पी में बेसिकली कृष्णदेव राय द्वारा इसकी निर्माण कराया गया था। जब वो उदयगिरी पे अपनी जीत गए थे, उदयगिरी को जीत लिया था उन्होंने, तो यहाँ पे महोत्सव के लिए इस मंच का निर्माण कराया था। इसको महानवमी डिब्बा बोला जाता है। धार्मिक प्रयोजनों में बेसिकली विजयदशमी वगैरह के त्योहारों में इसका प्रयोग दिखता है। ठीक है, ये है आपका लोटस महल। ये जो पीछे है लोटस महल है। लोटस इसलिए क्योंकि कमल के आकार की पंखुड़ियों की तरह इसको बनाया गया है। ऊपर यहाँ पर टंकी रखी जाती थी, इसमें पानी रहता था, और धीरे धीरे स्प्रिंकलर से इसमें सिंचाई होती, मतलब छिड़काव होता था। तो एक नेचुरल एसी की तरह पे काम करता था। बेसिकली कमल महल हम्पी का ही एक कर्नाटक में प्रसिद्ध महल स्थल है। ये जहां भी ये कमल महल हुआ, महानवमी डिब्बा हुआ, ये आपका आगे जो हजारारामा मंदिर है, ये हजारारामा मंदिर है। ठीक है, बेसिकली विष्णु भगवान या राम भगवान को समर्पित है। और ये विरूपाक्ष मंदिर है। ये सारा एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम्पी का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में ये सारी चीजें वहां पे शामिल है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? महानवमी डिब्बा। आज का लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? धान्य कटक के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंध्र, गांधार, कलिंग और मगध। ठीक है, धान्य कटक बेसिकली अमरावती का पुराना नाम, इसको आप बोल सकते हैं अमरावती। और अमरावती क्या है? तो अमरावती बेसिकली भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के पास एक धान्य कटक नाम का जगह भी है, लेकिन अमरावती को धान्य कटक बोला भी जाता था। तो अगर आपको आंध्र प्रदेश, जैसे गांधार का लोकेशन क्या है? अफगानिस्तान के पास। कलिंग का लोकेशन क्या है? उड़ीसा के पास। मगध का लोकेशन क्या है? बिहार के पास। तो धान्य कटक कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो धान्य कटक वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के पास एक छोटा सा नगर है ना। और यहाँ पे जो है मतलब समझिए कि बहुत आप इसको सर्च करिएगा तो यहाँ पे भी आपको एक स्तूप मिलेगा। ठीक है, बौद्धों का एक प्रमुख स्तूप था। अमरावती शैली का यहाँ पे विकास भी, अमरावती मूर्तिकला शैली का भी विकास होता है। 3 तरह की मूर्ति शैलियां रहती हैं, गांधार मूर्ति शैली, मथुरा मूर्ति शैली और अमरावती मूर्ति शैली। ठीक है, तो इस पे भी प्रश्न बना के ले आऊंगा एक बार, इसको भी मूर्ति शैली पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ए, आंध्रा। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न। पहला है प्राचीन भारत के संदर्भ में, मतलब 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। आमतौर पर स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, मतलब संकलन जहां पे उसको रखा जाता है। तीसरा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है, अब पूछा कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। ठीक है, 2023 का प्रश्न है। अब बताइए इसका प्रश्न क्या बोला है? स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है, देखिए सीधे सीधे कैसे सही होता है। स्तूप क्या है? जाहिर सी बात है एक समाधान टीला है, तो अवशेषों का निक्षेपागार होगा। सही विकल्प।
बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, याद में बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, याद में बनाई जाती है। लेकिन स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, इसके पूर्व में भी वैदिक काल में भी आपको स्तूप देखने को मिलेगा। यानी कि स्तूप वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित समाधान टीले हैं। ठीक है, स्तूप का उल्लेख भी ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, तैत्तिरीय संहिता में, इन सब में मिलेगा। बेसिकली ऋग्वेद में भगवान वरुण के द्वारा बनाए गए स्तूप का उल्लेख मिलता है, जिसका कोई नींव या आधार नहीं होती है, वो हवा में रहता है। ठीक है, यानी कि एक टीले को भी स्तूप नाम से जाना जाता था, स्तूका। ठीक है, स्तूप को स्तूका लिखा जाता था, स्तूका ऋग्वेद में। ठीक है, तो स्तूप का प्रयोग वैदिक काल में भी होता है। बौद्ध संकल्पना है, गलत है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कब होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के आसपास। ठीक है, महात्मा बुद्ध से। तो बौद्ध संकल्पना है, ये गलत हो जाएगा, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा। यूपीएससी हिंदी के बारे में बता दे रहा हूँ, इस समय यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ईसीएस, ठीक है, इसके लिए दोनों के लिए 2024 2025 दोनों के लिए बैच चल रहा है। 2024 के लिए भी, 2025 के लिए भी, 2024 2025। ठीक है, 2024 के लिए मात्र आप 700 रुपए में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यूपीएससी यूपीपीसीएस की ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के लिए यूपीएससी की प्रीलिम्स की फीस 2500 है और यूपीपीसीएस की 2000 रुपए है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर 9519780078 या 8840751912 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। 9519780078 इस पे कॉल भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जाती है तो जल्द से जल्द आपके लिए संपर्क किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।